नमस्कार मित्रों, कहाँ से स्टार्ट थे हमारे? 81 ये रहा। ओके, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा? देखो, सुरक्षित में सु उपसर्ग है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अनुशासन में अनु उपसर्ग है, अध कचरा में अध उपसर्ग है, लेकिन परिधन आधन वरण क्या बनेगा? पर्यावरण। इसमें कौन सा उपसर्ग है? परि। इसमें कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, ठीक है, तो आवरण। तो कौन सा राइट होगा इसमें? तीसरा। सबने ये राइट किया? चलो ठीक है। कौन सा शब्द अप उपसर्ग के योग होने पर संधि प्रक्रिया का उदाहरण बना हुआ है? देखो, अपभ्रंश ये संधि नहीं है। प्रश्न को समझिए, इसमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो अप के संयोग, अप की वजह से संधि से बना है? तो अपभ्रंश, अप और भ्रंश दोनों को जोड़ोगे तो संधि नहीं हो सकती, तो ये तो होगा नहीं। अपकार भी नहीं होगा, अपवर्ग भी नहीं होगा, बचा कौन है? खाली अपोड। ये गुण संधि है। अप धन उड़ क्या बनेगा? अपोड। इसलिए सही राइट होगा। आपने यही राइट किया होगा मेरे ख्याल। किस विकल्प में सम, देखो सम कौन सा इसमें? हलंत वाला, ठीक है, का उपसर्ग, सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए समग्र, समग्र का क्या होगा? सम धन अग्र, ये ऐसे बन जाएगा, ये सम बनेगा और इधर आ जाएगा अग्र। अ पूरा हो गया समग्र में, तो इसमें सम उपसर्ग है। कौन सा? हलंत वाला। सम धन आप्त, समाप्त। लेकिन समकोण में सम तो है, लेकिन म पूरा है, ठीक है, यही उत्तर राइट है। फिर समुच्चय समधन उद्धन चय, तो इसमें भी सम उपसर्ग है। अगला दुष्प्रचार, 83 है ना? हाँ, चलो क्या पूछ रहा है? किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनु, अनु पूछा है। देखिए ये लिखा है आनुपातिक, इसी में राइट है, ये बनेगा अनुपात। क्या मूल शब्द है? अनुपात। अनुपात में प्रत्यय क्या लगा है? एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये आनुपातिक। ये अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रत्यय में। अनुत्तीर्ण में उपसर्ग क्या निकलेगा? अन। अन प्लस उत्तीर्ण, अन उत्तीर्ण। अनुदात में अन धन उदात, अन आ जाएगा, और अनुउर्वर में भी अन आ जाएगा, तो यही राइट होगा पहला। किस विकल्प में सभी उदाहरण में निरुपसर्ग का? निर्धन अग्नि, निरग्नि, ये सही है। और निर्धन इह, निरीय, ये भी सही है। और निरभ्र, ये निर्धन अभ्र से बनेगा, ये निर और इधर आ जाएगा अभ्र। अभ्र ये नहीं होता बादल, और निरभ्र का मतलब होता है जहां कोई बादल ही नजर नहीं आते हो, बिल्कुल साफ सुथरा खुला आकाश, यूं कह सकते हो, ठीक है। अगला, ये निषेध में नि उपसर्ग है, निर्बाध में निर उपसर्ग है, निर्दोष में निर है। इन दोनों में तो निर है, पर इसमें नि उपसर्ग है। ये निर्गृह, इसमें निर है, इसमें नि उपसर्ग है, इसमें भी निर उपसर्ग है, ये नहीं है। उपयुक्त सभी नहीं हो सकता, इसलिए यही राइट होगा। दुष्प्रचार शब्दों में किस प्रकार? नहीं, दुष्प्रचार शब्दों में नहीं आएगा, यहाँ शब्द आएगा। दुष्प्रचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुष्। मैंने आपको पढ़ाया था, कैसा भी शब्द आओ हमें दुष् वही लिखना है, ठीक है। किस विकल्प में सभी उदाहरण में वी उपसर्ग है? वैधर्म्य, ये आपको नहीं आएगा समझ में, ये प्रत्यय का मामला है, ठीक है। ये क्या आपकी पुस्तक, बुक में, पेपर में क्या आ रहा है? ये वैधुरी लिखा हुआ है ना? हाँ, तो इसका मतलब इसमें विदुर मूल शब्द है। चलो, ये तो आपको मैं प्रत्यय में पढ़ाऊंगा। और ये विलोम, ये भी सही है। वैशिष्ट, ये भी है, विशिष्ट है। इन सब में भी उपसर्ग है। विमुक्त में भी है, विभिन्न में भी है, विभूति में भी है, विक्षा में भी है, विक्षक में भी है, विक्षण में, ये सब राइट होगा, यही राइट है, ठीक है। किस विकल्प में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। निषिद्ध में है, निषाद में है, न्यस्त में, निष्कपट में नहीं है। निस्धन कपट से बनता है, ठीक है। किस विकल्प में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है?
स्वार्थ में नहीं हुआ, स्व प्लस अर्थ से बनता है, याद रखना। बाकी सौवर्ण ये प्रत्यय का मामला है, सुवर्ण से बनता है, अप्रत्यय लगने से सौवर्ण बनेगा। ये थोड़ा टफ मामला है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि प्रत्यय पढ़ाऊंगा। ये सुक्ति में सूदन उक्ति और सूदन रति, ये सही है, ठीक है। अगला क्या है? किस विकल्प में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? अन्न धन एक में हुआ, अन्न धन ईश्वर, अन्न धन ऐतिहासिक, अनबोल, अन उपसर्ग। इसमें किस विकल्प में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? देखिए, धन पर्याप्त, अपर्याप्त, अन्न धन आहार, ये अनाहार होता। अक्षम्य, अच्युत, ये सब राइट है, यही राइट है, सही है। उपसर्ग की दृष्टि से असंगत विकल्प छाटिए। प्रत्यर्पण, प्रतिधन अर्पण, प्रतिधन प्रतीक्षा, प्रत्यक्ष, ये वैसे प्रतीक्षा होना चाहिए था यहाँ, तो टाइपिंग एरर है। प्रतिधन इक्षा, प्रतिधन एक, ठीक है। परिधन अंक, परिधन परिभाषा में एक लगने से पारिभाषिक, परिधन भूषण, ठीक है। स्वस्तिक, ये गलत है, तो उपसर्ग नहीं है। स्वल्प, सुधन, अल्प और स्वाधीन में तो असंगत है, यही राइट है। अति, अतिधन आवश्यक, ये सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट, किस विकल्प में विदेशी भाषा का उपसर्ग नहीं है? बे आबरू में बे उपसर्ग है, ठीक है। बे आबरू में बे, हरदम, तो ये अधमरा हिंदी का है। किस विकल्प में सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ? प्रतिधन, आधन, गात, प्रति, अधन, प्रति, यही राइट है, बाकी में नहीं है। एक कम के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन? उनका। आकर्षण में उपसर्ग है आ, अधोगति में अध, और उज्जवल में उत राइट आएगा। देखो ऑप्शन में हमें उद नहीं दे रखा, तो हमें उत ही राइट करना है, ठीक है। किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगा? अभिधनिष्ठ है, उद्दन श्वास है, उच्चतन श्वास, परिधन इच्छा, और अपरोहण कोई नहीं होता। या तो शब्द होता है आरोहण, क्या शब्द होता है? आरोहण, तो कौन सा उपसर्ग होगा? आ। या होगा अवरोहण, क्या होता है? अवरोहण। अपरोहण कोई शब्द नहीं होता, तो ये अपरोहण नहीं आएगा, क्या आएगा? अवरोहण या आरोहण, ये राइट होगा। और प्रत्याघात में प्रतिधन, आधन घात से बनेगा प्रति उपसर्ग। क्लियर? छोड़ दो पेपर का तो बस। चलिए अब आपके लिखने का काम कर लेते हैं। अपने टॉपिक चल रहा था प्रत्यय। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, प्रत्यय में मैंने आपको कितना लिखवा लिया है? 3 प्रत्यय पहचानने के तरीके, तो हमने प्रत्यय के भेद भी पढ़ लिए थे, ठीक है। अब मुझे वो सारा वापस लिखना पड़ेगा। वो यहाँ सेव है, कौन इसमें निकालेगा, कहाँ है? मैं पूछ लेता हूँ, देख।
आप ढूंढिए, उसमें एक बार होगी फाइल में, ठीक है। चलिए आप एक काम करिए, इसको लिख लीजिएगा, इनको मिलेगी तब तो अपना समय व्यतीत हो जाएगा, हाँ वक्त जाया होगा। चलिए हाँ, प्रत्यय के कितने भेद पढ़ाए मैंने? 2, 3 कौन बोल रहा है? चलिए सबसे पहला प्रत्यय कौन सा था हमारा? कृत प्रत्यय। आप तो लिख लीजिए, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, कहानी हमने कर चुके हैं, इस पर बात कर चुके हैं। दूसरा हमारा प्रत्यय कौन सा था? तद्धित। तद्धित प्रत्यय, स्पीड रखना लिखने में। तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय का मतलब क्या है बताओ? क्रिया में लगने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। तो यहां लिख सकते हो आप, क्रिया में लगने वाले प्रत्यय, क्रिया में लगने वाले प्रत्यय, जो क्रिया में लगते हैं उन्हें हमने क्या नाम दिया है? कृत प्रत्यय। जो संज्ञा में या फिर सर्वनाम में या फिर विशेषण में, ओके, विशेषण में लगने वाले प्रत्यय, प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगने वाले लिख दो, लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाएंगे? तद्धित प्रत्यय। चलिए उदाहरण ले लेते हैं, इसमें पढ़ाया भी था मैंने। जैसे ये पढ़ एक शब्द है, ठीक है, और इसमें हमने क्या जोड़ा? आई, और क्या बन गया? पढ़ाई। तो अब यहां पर हम बात करें पढ़, ये वाला, तो ये भाग क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा क्रिया। क्या कहलाएगा? क्रिया। और ये पीछे लग रहा है, क्रिया के पीछे लग रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया? प्रत्यय। और क्रिया के पीछे लगने वाले प्रत्यय को हमने क्या नाम दिया? कृत प्रत्यय। ये कृत प्रत्यय हो गया। और ये जो है, ये शब्द कृत प्रत्यय से बना है, इसलिए इसको कहेंगे कृदंत। क्या कहेंगे हम? कृदंत। और मैंने आपको बताया कृदंत का फॉर्मूला क्या होगा? तो कृदंत का, ये कृदंत है, और कृदंत का फॉर्मूला होता है क्रिया प्लस कृत प्रत्यय। क्रिया प्लस कृत प्रत्यय, ये कृदंत का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर हम बात करें इधर, तो ये एक शब्द है सोना, ठीक है, और इधर लिख दिया हमने आर, और ये बन गया सुनार। सोना क्या है? संज्ञा है। सोना क्या है? संज्ञा। और आर ये प्रत्यय है, क्योंकि पीछे लग रहा है, लेकिन किसके पीछे? संज्ञा के पीछे। जो संज्ञा के पीछे लगता है या सर्वनाम के पीछे लगता है, उस प्रत्यय को हमने नाम दे दिया तद्धित प्रत्यय। और ये तद्धित प्रत्यय से अंत हो रहा है इसका, जिसको हमने नाम दे दिया तद्धितांत। तद्धितांत। और फिर मैंने आपको बताया तद्धितांत का फॉर्मूला, तद्धितांत कैसे बनता है। और तद्धितांत बनेगा ये ऐसे, तद्धितांत, और ये बनेगा संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण प्लस तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। इसके नीचे भी हमको लिखना है अभी, कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं? 5। कितने भेद हैं? 5। कृत प्रत्यय पढ़ा रहा हूं, क्रिया के भेद नहीं है, ध्यान रखना। और तद्धित प्रत्यय के कितने भेद पढ़ाए मैंने? 7 भेद पढ़ेंगे, 7 भेद, वो अभी मैं लिखूंगा इसके नीचे, पहले ये लिख लीजिए आप।
चलो अब हम बात करें सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसकी, कृत प्रत्यय की। अब लिखो मत, अभी रहने दो, मैं पढ़ाई लेता हूं जिसने नहीं क्लास अटेंड किए। कृत प्रत्यय, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा प्रत्यय था, तद्धित, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो है, ये मैं भेद पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और ये भी भेद है। कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं, 5। ये तो 5 ही है, किसी भी पुस्तक में पढ़ोगे आप उसमें 5 ही मिलेंगे। इसकी संख्या अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखी है, और कभी संख्या नहीं पूछते, तद्धित प्रत्यय की नहीं पूछते, कृत प्रत्यय की पूछते। अध्ययन की सुगमता के लिए मैं 7 भागों में इसको पढ़ाता हूं, लेकिन गवर्नमेंट की पुस्तक में 6 भागों में लिख रखा है। अगर ऑप्शन में पूछ भी लेवे और 7 नहीं मिले तो 6 वाले को राइट कर लेना, हालांकि नहीं पूछेंगे वो। अब ये प्रश्न, जो प्रश्न कॉन्ट्रोवर्शियल होता है उस पर वो बात नहीं करते, पेपर सेटर भी जानता है। आजकल पेपर बनाने वाले भी थोड़े क्या समझदार हो गए बहुत, ठीक है। फिर भी जानकारी के लिए, आपको समझ में जल्दी आवे, इसलिए मैं अगर व्याकरण बनाऊंगा तो मैं इसको 7 भागों में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अध्ययन की सुगमता के लिए हम भेद बनाते हैं, ठीक है। तो कृत प्रत्यय के कितने भेद है, 5, ठीक है। सबसे पहले नंबर की बात करें, वे प्रत्यय जो क्रिया में लगकर किसी काम के करने वाले का बोध कराते हैं उसको हम कहते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, ये इसका पूरा नाम है, याद रखना। कर्तृ यानी कर्ता, क्रिया का बोध कराने वाले तो पूरे कृत प्रत्यय, लेकिन काम का करने वाले का बोध कराएंगे जो काम को कर रहा है, ठीक है। ये पहले नंबर का हो गया। फिर है दूसरा है इसमें कर्मवाचक, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय क्या मतलब है, वे प्रत्यय जो क्रिया में लगकर किसी कर्म का बोध कराएंगे, ठीक है। कर्ता जो काम करे वो उसका कर्म कहलाता है। यह है तीसरे नंबर का। तीसरा है आपका करणवाचक, करणवाचक कृत प्रत्यय। देखो मैं इतनी गहराई से इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये वाला पार्ट प्रत्यय वाला। आजकल क्या ट्रेंड ये हो गया कि प्रत्यय ही नहीं पूछा जाता, वो ये पूछते हैं कि किस विकल्प में कर्णवाचक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है या कर्मवाचक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ऐसी स्थिति में हमको थोड़ा डिटेल जाना पड़ेगा। प्रत्यय का टॉपिक बहुत गहराई वाला है और यहाँ से प्रश्न खूब बनते हैं। सब इंस्पेक्टर और पटवारी में, जूनियर अकाउंट, ये आरपीएससी के इन पेपर में तो कई बार प्रश्न पूछा गया है, सीधा सीधा पूछा गया है कि प्रत्यय का भेद न पूछ करके इनके अंदर जो भेद है 5 उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग कौन सा है, ये अलग है या अलग है, इस तरीके के। तो इसलिए इनको अपन डिटेल सारे पढ़ेंगे। तो करण का मतलब होता है साधन। वे प्रत्यय जो क्रिया में लगकर किसी काम के करने वाले के लिए जो साधन होता है उसका बोध कराएंगे। यानी कि कुल मिला के यूं कह सकते हो किसी साधन का बोध कराए। करण का मतलब हमेशा याद रखना, करण एक कारक है और ये साधन का बोध कराता। कर्ता, कर्म, करण पढ़ा होगा आपने, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो ये जो कारक है ये साधन के रूप, जैसे वह बस से जयपुर गया, किससे गया, बस से आ रहा है। करण कारक में हमेशा याद रखना से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और से का प्रयोग अपादान में भी होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो उसमें भी से आ रहा है। तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि अपादान कहाँ है और करण कारक कहाँ है। तो आप ध्यान रखना, जहां से का मतलब साधन हो, वह रेलगाड़ी से गया, किससे गया, इसका मतलब वहां से। चाकू से काटा, किससे काटा, चाकू से साधन है। बाण से मारा, किससे मारा, ये मैं इसलिए अभी ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि आपको मैं समास पढ़ाऊंगा। तत्पुरुष समास में पूरा एक भेद है करण तत्पुरुष। जैसे बाणाहत, बाण से आहत, हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित या हस्त से लिखित, तो वहां मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा। अंग के लिए द्वारा होता, तो करण साधन हो गया। अब आएगा चौथा आएगा
भाववाचक, भाववाचक कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो क्रिया में लगने के बाद किसी भाव का बोध कराएंगे। इसमें आपको पेपर सेटर उलझाएगा, क्योंकि भाववाचक प्रत्यय इधर भी है और भाववाचक प्रत्यय तद्धित में भी मिलने वाला है। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि कौन क्रिया से बना है और कौन संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बना है। ये मैं आगे आगे क्लियर बताऊंगा, ठीक है। और अंतिम है आपका 5वें नंबर का, और वो है क्रियाबोधक। ये कभी परीक्षा में नहीं आएगा जहां तक तो मुझे लग रहा है, ठीक है। और ये नहीं भी पढ़ो तो भी चलेगा, खाली याद रखना 5वां। हो सकता है पेपर सेटर कोई होशियार हो और खाली यही पूछ दे कि कृत प्रत्यय का कौन सा भेद नहीं है, तब ये काम आएगा। ये काम का नियत हम पढ़े ही नहीं, लेकिन नाम तो याद रखना ही है। तो 5 भेद हो गए, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियाबोधक। ये कृत प्रत्यय के भेद है। क्लियर हो गया? चलिए अगला कौन है हमारा? तद्धित प्रत्यय। कितने हैं अध्ययन की सुगमता के आधार पर? 7। सबसे पहले ये आ जाएगा कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, अब इसका मतलब क्या, आप ये समझ लेना कि दोनों में आ रहा है। यहां पे भी कर्तरी आ रहा है, यहां पे भी कर्तरी आ रहा है। हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर क्रिया से कोई शब्द बन रहा है और काम को करने वाला है तो वो कर्तृवाचक ही होगा। और क्रिया से न बन करके संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बन रहा है और काम को करने वाला, जैसे देखिए सपेरा। सपेरा का मतलब होता है सांप को पकड़ने वाला, सांप का खेल दिखाने वाला, सब सपेरा ही आता है। वो गाना आपको पता होगा, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू। यस, वही सपेरा है, ये ध्यान रखना। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। ओके, ये आएगा दूसरा। कर्म और करण इसमें होते नहीं है, तो ये काम आसान हो गया हमारा। कर्म और करण नहीं है तो सीधा आ जाएंगे हम किस पर? भाववाचक। और मैं अब शॉर्ट लिख रहा हूं, तद्धित प्रत्यय, जो भाव का बोध कराएंगे लेकिन संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगने के बाद। जैसे एक शब्द है मीठा, आस प्रत्यय लगाओ, मिठास। खट्टा, खटास। जिंदगी में खटास आ जाती है, कभी कभी मन नहीं मिलता है तो खटास हो जाती है, है ना, ऐसा होता है, खट्टा होने का भाव। चलिए, यह है तीसरा। तीसरा है गुणवाचक। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। जैसे गुलाब में ई लगाओ, गुलाबी। शराब में ई लगाओ, शराबी। अब ये विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण का बोध कराएंगे तो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला चौथा, और चौथा है ऊनतावाचक। ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। ये ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय से क्या मतलब है? वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में लगने के बाद किसी को छोटा बना देंगे। ऊनता, ऊनता का मतलब लघुता। हो सकता है पेपर सेटर ऊनता का प्रयोग न करके उसकी जगह लघुता बोधक लिख दे, तब भी वो राइट होगा। मैं जब ये लिखाऊंगा तब मैं आपको लिखवा दूंगा। इसको दूसरा नाम इसका क्या है? लघुता, यानी छोटा बनाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, ढोलक में ई लगाओ तो ढोलकी छोटा हो गया। प्याला में ई लगाओ, हथौड़ा में ई लगाओ तो हथौड़ी छोटी होगी, हथौड़ा बड़ा हो गया। सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग कहाँ लगाना है? जब इनको पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा, बकायदा पेन ड्राइव में वो सारा लेकर के आऊंगा पीपीटी के माध्यम से, क्योंकि ये चीजें पीपीटी के माध्यम से ही पढ़ाई जाएगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आपको। अगला है पांचवा, और पांचवा है आपका स्त्री बोधक। स्त्री बोधक या स्त्रीवाचक, एक ही बात है। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। क्या मतलब है स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय से? वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम में लगने के बाद किसी स्त्री जाति का बोध कराएंगे। जैसे बेटा पुल्लिंग शब्द है, ई लगाओ, क्या बन गया? बेटी। लड़का पुल्लिंग शब्द है, ई लगाओ, लड़की। तो प्रत्यय तो ई लग रहा है, ठीक है, तो वो स्त्री का बोध कराएंगे। छठे नंबर का इसकी बात करें तो यह आ जाएगा संबंधवाचक। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय।
वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम में लगने या विशेषण में लगने के बाद किसी संबंध, किसी रिश्ते का बोध कराएंगे। जैसे एरा प्रत्यय लगेगा तो मामा में एरा लगा तो ममेरा, चाचा में एरा लगा चचेरा, फूफा में एरा लगा फुपेरा, ठीक है, संबंध बताएंगे। जैसे आल प्रत्यय लगेगा, नानी में आल लगेगा तो क्या बनेगा, ननियाल, नानी का घर ननियाल। ऐसे शब्द खूब सारे आएंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो ये संबंध बताएगा, ठीक है। और अंतिम सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो यही है। इन सब में से अगर आपको एक लाइन में अगर पढ़ना है, एक लाइन में कि मुझे किसको पहले पढ़ना है, इसको, और यही पहले पढ़ाऊंगा मैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट यही है और यही आएगा परीक्षा में, ये आएंगे भी नहीं, ये तो कहीं कहीं घूमते फिरते आ जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है अपत्यवाचक। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। कोई क्लास मिस मत करना अगले 2 दिन, क्योंकि अब यही प्रत्यय सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला हूं मैं। अपत्य का मतलब क्या होता है? अपत्य का अर्थ होता है संतान। ये एक वाक्यांश उसमें आएगा शब्द युग में। अपत्य का अर्थ होता है संतान या संतति या औलाद, यानी वे प्रत्यय जो किसी संतान या किसी औलाद वाचक शब्द का बोध कराते हो। जैसे देखिए, अप्रत्यय लगने से मनु में मानव बनता है, तो मनु की संतान कौन, मानव। धनु की संतान कौन, दानव। रघु की संतान कौन, राघव। यदु की संतान कौन, यादव। ऐसे शब्द बनेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेंगे, वो तो सारा नियम से समझेंगे। लेकिन जो संतानवाचक बोध कराएंगे उसको हम क्या कहेंगे, अपत्यवाचक। यहां तक बात समझ में आ गई। ये अध्ययन की सुगमता के लिए मैंने कितने भागों में डिवाइड किए हैं, 7। याद रखना, इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो आपका कौन सा है, 7वें नंबर का। इसको मैं पहले पढ़ाऊंगा। तो कर्तृवाचक कितने भेद है इसके, 5। और तद्धित के कितने भेद है? ये तद्धित का क्या कंसेप्ट है बताओ एक बार। जो संज्ञा सर्वनाम किसमें लगेंगे, विशेषण में। तो ये प्रत्यय तो लगने वाले हमारे संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण, विशेषण, ओके, प्लस प्रत्यय, तो ये तद्धित प्रत्यय बनेंगे। और ये प्रत्यय कब बनेगा, कृत प्रत्यय, जब क्रिया में क्या लगेगा, प्रत्यय। क्रिया में क्या लग जाएगा, प्रत्यय, तो बस वो प्रत्यय क्या कहलाएगा, कृत प्रत्यय। ये आपको कहां लिखना है, ये आपको लिखना है जो आपने टेबल बनाई थी, ये डिवाइड किया था, इसी के नीचे कृत प्रत्यय के 5 भेद लिख दो और इसी के नीचे 7 जो भेद है वो लिख दो। ये लिख लिया क्या, हाँ लिख लीजिए। हाँ बोलो। अच्छा ये पार्ट लिखना यूं पीछे ये, हाँ यूं बोलो ना, मैं कह रहा हूँ क्या कंफ्यूज कर रहे हो मुझे भी। कुछ पार्ट लिखना बाकी रह गया आपका। राजस्थान का थार, कल्प वृक्ष, खेजड़ी, ये कोई प्रश्न क्या? ये तो सबको पता है, मेरे मेरे विद्यालय के 6ठी 7वीं के बच्चे बता देंगे। कंपटीशन में कभी नहीं आएगा राजस्थान का कल्प वृक्ष। नहीं, रेगिस्तान का थार का कल्प वृक्ष सब जानते, खिजड़ी है जिसको शमी वृक्ष भी बोलते हैं ना। बहुत पूजा होती है, विष्णुई संप्रदाय वाले है ना, बहुत पूजा करते हैं, है ना। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टॉड, बिल्कुल हमने खूब पढ़ा इसको। चले आगे। बहुत बढ़िया, अच्छा पेपर है वैसे, आर्ट एंड कल्चर, जीके वगैरह बहुत बढ़िया है, ठीक है। कामायचा, मोरचंग, कंटोर, बुंगड़।
लिख लीजिए इसे। चलिए अब आप कॉपी बंद कर लीजिए। अब आपको लिखना नहीं है, और अब जो पढ़ाने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्रत्यय हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। ये प्रत्यय की मैंने पूरी भूमिका एड्रेस बता दी है, कौन कौन से प्रत्यय हमारे काम के हैं, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्यय कौन सा हमारा? आपत्ति नहीं है, अपत्य। अपत्य यानी क्या होता है? भूल गए? संतान। अपत्य यानी क्या होता है? संतान। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। चलिए, देखिए ये प्रत्यय सारे पढ़ाऊंगा मैं आपको, जितने 5 और 7 भेद पढ़ाए सब पढ़ाऊंगा, लेकिन इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्यय है पहले मैं उन पर बात करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रत्यय है जिसे मैं मानता हूं वो एक ही प्रत्यय है, शाबाश, कोई बात नहीं। एक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय। आपके मैंने टेस्ट में भी दिया था, ठीक है ना। वो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक प्रत्यय के बनने वाला जो पैटर्न है शब्द का वो समझना जरूरी है। ये आगे भी काम आने वाला है, आगे दूसरे प्रत्यय में भी आने वाला है। रूल वही है, नियम वही चलेगा, लेकिन एक प्रत्यय का काम क्या है, किस तरीके और किस जगह पर है, ये प्रत्यय इन 7 और 5 में से किस जगह पर हम पढ़ेंगे वो तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रत्यय है, आप अभी ये सवाल मत करना कि सर ये तद्धित पढ़ा रहा हूं मैं कृत पढ़ा रहा हूं। मैं न तद्धित की बात कर रहा हूं ना मैं कृत की बात कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर उस प्रत्यय की बात कर रहा हूं जो हमको परेशान करता है परीक्षा में, और कहां पर कर सकता है और किस प्रकार के शब्द है। अभी आपको मैंने टेस्ट में भी दिया था, जिस पर मैंने अब गहराई से उसका आंसर पर कोई बात नहीं की है, वो मैं आपको बताऊंगा शब्द शुद्धि वाले पैटर्न में जहां आप गलती करोगे। इसलिए इस प्रत्यय को बहुत सावधानी से समझना जरूरी है, ठीक है।
तो हमारा ये जो प्रत्यय है सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, और वो प्रत्यय आपका कौन सा है? एक प्रत्यय। अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद मैं तुरंत टेस्ट लूंगा, एक प्रत्यय का मैं टेस्ट लूंगा, इसलिए इस प्रत्यय को समझना बहुत जरूरी है। और इस प्रत्यय ने हमें कितने शब्द अशुद्ध करवाए इसकी जानकारी के अभाव में, और आज दिन तक हम शब्द अशुद्ध लिखते आ रहे हैं, इसका मतलब इस प्रत्यय का हमें ज्ञान ही नहीं है, ये प्रत्यय कितना मतलब काम का है। चलिए, एक प्रत्यय जब भी लगता है, कोई सवाल नहीं करोगे आप, मैं सिर्फ समझा रहा हूं अभी, ये 4 प्रकार के परिवर्तन, मेजर परिवर्तन करता है। देखो इसमें इतनी ताकत है, ये 4 तरीके से हमें किसी शब्द में बदलाव कर सकता है। अगर किसी शब्द का प्रारंभिक स्वर अ है या आ है, प्रारंभिक स्वर का मतलब है जो भी शब्द दिया जा रहा है उसका पहला वर्ण, उसके अंदर स्वर की मात्रा कौन सी, मतलब स्वर कौन सा है, अ है या आ है। तो एक प्रत्यय जब भी लगेगा तो अ और आ तो बदल जाएंगे आ में, इसका मतलब अ तो बदलेगा आ में, और आ है तो आ ही रहेगा, आ में बदलाव नहीं होगा। अगर प्रारंभिक स्वर ई है, या प्रारंभिक स्वर बड़ी ई है, या प्रारंभिक स्वर ए है, तो ये बदल जाएगा ए में, यानी 2 मात्रा वाले में। और अगर प्रारंभिक स्वर आपका ऊ है, या प्रारंभिक स्वर बड़ा ऊ है, या प्रारंभिक स्वर ओ है, ये बदल जाएगा औ में। और प्रारंभिक स्वर अगर री है तो ये बदलेगा आर में। किस में बदलेगा? आर में। अब चलिए इसको उदाहरण सही समझते हैं। 2 बात याद रखनी है, एक प्रत्यय जब भी लगे आपको किसी भी शब्द की 2 बात पर ही ध्यान देना है। प्रारंभिक स्वर कौन सा है? नंबर 1, आधा काम आपका आसान किया, पूरा काम आसान हो जाएगा। और अंत वाला जो वर्ण है उसके अंदर जो स्वर की मात्रा होगी उसे आप काल्पनिक रूप से गायब मान लेना। मतलब एक प्रत्यय लग रहा है, इसका मतलब अब उसके अंदर जो मात्रा दिख रही है वो मात्रा है ही नहीं, यानी एक में इतनी ताकत है कि उसके अंदर जो स्वर की मात्रा ऑटोमेटिक ही गायब हो जाती है। आपको पता है रामायण में 2 पात्र थे, बाली और सुग्रीव। बाली में इतनी ताकत थी कि कोई भी योद्धा उससे लड़ने जाता उसकी आधी ताकत बाली में आ जाती, उसको कोई पराजित नहीं करता, भगवान का वरदान था। बाली इतना ताकतवर था कि जो भी योद्धा उससे लड़ने जाएगा उसकी आधी ताकत उसके अंदर आ जाएगी, तो अगले वाले में ताकत कम हो गई, वो पराजित हो जाता। तो भगवान राम भी बाली से नहीं लड़ पाए। विष्णु के अवतार जहां जहां हुए हैं वहां सब जगह छल ही हुआ है। कहीं पे भी देखना आप, चाहे रणछोड़, चाहे भगवान कृष्ण का अवतार देख लो, चाहे आप विष्णु के भगवान राम के रूप में देख लो, सब जगह पर आप जरासंध को मारा गया तो छल से मारा गया। किस तरीके से भगवान कृष्ण ने भीम को कहा कि ये वो जरासंध राक्षस था, भीम उसको मार के फेंकता था और वापस वो जुड़ जाता था, बार बार मार रहा, बार बार वो जुड़ रहा था। कृष्ण भगवान ने तिनका हाथ में लिया और एक इधर डाला और एक इधर डाला, इशारा किया कि नहीं ये ऐसे नहीं मरने वाला, इसको तो इधर फेंको और इधर फेंको, ये जुड़ेंगे नहीं। एक राक्षसी थी वो जरा नाम की, उन्होंने उनको जोड़ करके वो बनाया था जरासंध, तो वो राक्षस बन गया था। सब जगह पर महाभारत में देखिए आप, कर्ण की मृत्यु होती है, उसका पहिया रथ का चला जाता है, कर्ण को कवच और कुंडल दान करवा लिए जाते हैं, इंद्र को कहा जाता है आप जाओ, सब कृष्ण नहीं करवाए ये सारे। दुर्योधन जब अपनी माँ के सामने जाता है कि युद्ध भूमि में माँ ने आंख पे पट्टी बांध रखी थी, याद हो आपको, याद है ना? तो माँ ने जीवन भर तपस्या ने से जो तेज कमाया था, तो बोले कि मैं वो पट्टी खोलने वाली हूं, इसलिए मेरे सामने आए तो बिल्कुल वस्त्रहीन आना, यानी तन पे कपड़े नहीं होने चाहिए, तो तेरा तेज, मेरा जो आंखों का तेज है, मैं तुझे देखूंगी तो वो तुम्हारे शरीर वैसा बन जाएगा। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कहा अपनी माँ के सामने तुम निर्वस्त्र होके जाओगे, कैसा तुम निर्लज्ज हो। तो वो अपने तन का पूरा पार्ट, कुछ पार्ट उसको ढक देता है और वही उसका कमजोर भाग हो जाता है। फिर युद्ध भूमि में ये बात सिर्फ कृष्ण को पता थी, तो फिर दुर्योधन को, उसका भीम को कहा गया कि उसकी जंघा पर मारिए। कहां पर मारिए? वो केले के पत्ते लगा के चला गया, है ना? कौन गया? दुर्योधन, अपनी मां के सामने, है ना? तो ये सब क्या है? छल किया गया।
तो बाली के पास इतनी ताकत थी कि वो किसी भी योद्धा का आधा जो ताकत वाला भाग है वो उसके अंदर आता, इसलिए भगवान राम भी छल से उस बाली को मारा, मतलब उसको पराजित किया। ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये ऐसा प्रत्यय है जब किसी भी साथ लगता है तो उसकी आधी ताकत खत्म कर लेता अंत वाले की। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, प्रारंभिक स्वर में वृद्धि होगी और अंत वाले में स्वर क्या होगा, गायब हो जाएगा। क्लियर है। तो एक एक उदाहरण देकर के थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये एक शब्द है समाज, क्या शब्द है, समाज, प्रत्यय क्या लग रहा है, एक, रटा रटाया मुझे पता, आप लिख दोगे सामाजिक, क्या बना, सामाजिक। सवाल ये नहीं है, सवाल इंटरव्यू का है। देखो इधर कौन है, अ, इधर कौन है, ई, नरधनीश, नरेश, तो कायदे से तो अ के बाद ई, तो ये सामाजिक हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू गुण संधि। तब आपके सामने प्रश्न पूछ सकता है पेपर सेटर, इंटरव्यू पैनल में बैठे, तो आप क्या कहोगे कि सर यहां संधि का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि एक प्रत्यय जब लगता है तो संधि का नियम लागू नहीं होता। एक प्रत्यय जब भी लग गया तो ऑटोमेटिक ही यहां स्वर गायब हो गया है। अब स्वर गायब हो गया तो अब ये ज कैसा है, आधा, आधा है, तो इधर मात्रा कैसी होगी, ई, क्योंकि यहां ई छोटी है। अब प्रारंभिक वर्ण बोलो स में स्वर बोलो कौन है, अ, और अ किस में बदलेगा, आ में। बात समझ में आ गई। तो समाज में एक लगने से क्या बना, सामाजिक। तो इसी प्रकार ये एक शब्द है प्रथम, और प्रत्यय क्या लगा, एक, तो अब सीधा सा है प्राथमिक, जबान पे ऑटोमेटिक ही आएगा, प्रथम में एक लगेगा तो ये बनेगा प्राथमिक, प्राथमिक। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से ये एक शब्द है मध्यम, क्या शब्द है, मध्यम, और प्रत्यय कौन सा लगा, एक, बताओ क्या बनेगा, माध्यमिक। अब आपसे दो प्रकार के सवाल होंगे इसमें, याद रखना, मुझे याद है सेकंड ग्रेड 2010 हिंदी में आया, कमबख्त ने ऐसा पेपर सेटर ने पेपर प्रश्न दिया, बच्चे कंफ्यूज हो गए। ठीक है ना। केवल एक प्रत्यय लगाना ही नहीं है, एक प्रत्यय लगा हुआ शब्द भी मिलेगा और उसमें मूल शब्द भी पूछेंगे। तो सामाजिक में मूल शब्द क्या है, प्राथमिक में मूल शब्द क्या है, और माध्यमिक में मूल शब्द क्या है। बस जो क्लास में मैं बोलता हूं बस वही बात अगर सुन लो ढंग से, बस वहीं से पेपर में क्वेश्चन बनता है। इसलिए क्लास में बराबर ध्यान हमारा जो मैं बोल रहा हूं उस पर होना चाहिए। तो मध्यम में एक लगा, क्या बन गया, माध्यमिक। अब आ का उदाहरण ले लेते, ठीक है। जैसे देखिए ये एक शब्द है मास, और प्रत्यय क्या लगेगा, एक, और क्या बनेगा, मासिक। तो देखिए यहां पर, यहां स्वर बोलो कौन है, आ, यहां कौन है, आ है, तो आ ही रहेगा, बदलाव नहीं होगा। मास में एक लगा, मासिक। क्लियर हो गया। बाकी सारे टेस्ट में दूंगा। अगला देखो ई है, तो प्रारंभिक तो किस में बदलेगा, आई में। ये क्या लिखा है, दिन, प्रत्यय क्या लगा, एक। अब यहां देखो प्रारंभिक में देखो ई है, ई बदलेगा आई में, और ये बनेगा दाहिने। अब कितना कंसेप्ट क्लियर है। कोई ये कहते सर दैनिक में दो मात्रा लिखूं कि एक लिखूं, जिंदगी में दैनिक में दो ही मात्रा आएगी, कभी एक आ ही नहीं सकती, क्योंकि एक प्रत्यय से बना है। एक प्रत्यय लगता है तो प्रारंभिक में वृद्धि होगी, एक मात्रा हो ही नहीं सकती। आप कैसे दो, वैवाहिक शब्द है, वैवाहिक, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, विवाह मूल शब्द है। ये देखो ये विवाह मूल शब्द है, प्रत्यय क्या लग रहा है, एक, तो ई बदलेगा आई में, और ये बन जाएगा वैवाहिक। अब आपको समझ में आ गया कि वैवाहिक में एक मात्रा आएगी, दो आएगी। अब ये प्रश्न परीक्षा में पूछेंगे कि बताइए वैवाहिक में उपसर्ग क्या है। ये खेल एक प्रत्यय जो जानता है वही बता पाएगा, क्योंकि वैवाहिक शब्द किससे बना है, विवाह से, और विवाह में भी कौन सा उपसर्ग है, वी। तो वैवाहिक एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो हो सकता है पेपर सेटर ऐसा भी प्रश्न पूछ दे कि कौन सा, ये तो रीट में तो आता ही है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं है, या जिसमें उपसर्ग तो है पर प्रत्यय नहीं है, या किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो वैवाहिक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए ये ई किस में बदल रहा है, आई में। अब हम बात करें बड़ी ई का उदाहरण, बड़ी ई बनेगी वापस वही उसी में, आई में। जैसे ये देखिए
ये एक शब्द है नीति। क्या शब्द है? नीति। एक तो नीति की मात्रा याद होनी चाहिए। नीति में नी बड़ी होती है, टी छोटी होती है, और प्रत्यय क्या लगेगा? एक। और ये क्या बनेगा? नैतिक। आपके अक्षरा वाला नैतिक वो आता है, वो कौन सा धारावाहिक, ठीक है ना? ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें नैतिक आता है ना, वही है। नीति में ईक लगने से क्या बना? नैतिक। बात समझ में आ गई? ठीक है, नीति में ईक लगने से बन गया नैतिक। ओके, ई बदलेगा आई में। क्लियर है? अगला देखिए, ए बदलेगा आय में। क्या लिखा ये? प्रत्यय क्या लगा? ईक। बताओ। सैनिक। सेना में ईक लगने से क्या बना? तो सैनिक में मूल शब्द क्या है? सेना। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इस सेना में स्वर बोलो कौन सा आ रहा है? आ गायब हो गया तो न आधा हो गया, और ई की मात्रा लगते ही ये क्या बन गया? सैनिक बन गया। क्लियर हो गया? कोई ये पूछेगा सर आ किधर गया? अरे आ तो ऑटोमेटिक ईक प्रत्यय लगते ही गायब होना ही है। सभी जगह पे स्वर गायब है। इसका अ गायब, इसका अ गायब, इसका अ, क्योंकि प्रत्यय कौन सा लग रहा है? ईक प्रत्यय। क्लियर है? अब बात करें ऊ किस में बदलेगा? औ में। जैसे ये देखो, ये है मुख, प्रत्यय क्या लगा? एक। बताओ क्या बनेगा? मौखिक। जो मुख से संबंधित बात होती है उसे क्या कहेंगे? मौखिक। क्लियर है? अब फिर बड़ा ऊ है, किस में बदलेगा? औ में। क्या लिखा है ये? मूल। मूल में मात्रा बड़ी होती है, बड़े ऊ की होती है, ये ध्यान रखें। और प्रत्यय कौन सा लग रहा है? एक। तो क्या बनेगा? मौलिक। दो मात्रा आ जाएगी और क्या बनेगा? मौलिक। ठीक है? ओ है तो किसमें बदलेगा? औ में। मैं इधर ही लिख लेता हूं, ठीक है? जैसे ये है योग, प्रत्यय क्या लगेगा? एक। और क्या बनेगा? यौगिक। आगे बात समझ में? ये किसको नहीं आया समझ में? ये दो मात्रा क्यों आई है बताओ? क्योंकि यहां कौन आ रहा? ओ। ये देखो, ये ओ किस में बदलेगा? औ में। योग। अब अंतिम री किस में बदलेगा? आर में। ठीक है, ये थोड़ा समझना, क्योंकि मैं टेस्ट में दूंगा, गड़बड़ी करोगे आप। ये लिखा मैंने रिद, इससे शब्द बनता है हृदय, हार्ट। रिद का मतलब होता है हार्ट, हृदय का मतलब भी हार्ट होता है। रिद एक शब्द। प्रत्यय लगेगा एक। तो देखो ह के अंदर री है, तो री किस में बदलेगा? आर में। तो ये बन जाएगा हार्दिक। क्या बनेगा? हाँ, हृदय से आपका स्वागत है। हम कहते हैं हार्दिक स्वागत है। आज दिन तक लोगों को समझ में नहीं है कि हार्दिक क्या होता है। हार्दिक पांड्या होता है यही जानते होंगे हार्दिक पांड्या, ठीक है ना? तो हार्दिक स्वागत, ठीक है ना? तो हार्दिक का मतलब होता है हार्ट से, हृदय से। इसमें मूल शब्द क्या है? हृदय। ये बात समझ में आ गई? एक प्रत्यय लगता है, ये चार प्रकार के परिवर्तन होंगे। आ किस में बदलेंगे? आ में। ई किस में बदलेगा? आई में। ऊ किस में बदलेगा? ओ में। और रे किस में बदलेगा? याद रखना, ये जो प्रत्यय है, ऐसा का ऐसा प्रत्यय आपका यह प्रत्यय भी। कैसा है? यह। वो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको एक बार लिख लीजिए। जो समाज, सर समाज में से स में आ की मात्रा कैसे लगेगी? मनीष जी, अरे स में आ की, यही तो नियम कह रहा है। एक प्रत्यय जब लगता है तो प्रारंभिक, ये देखो प्रारंभिक, प्रारंभिक कौन है? स। तो अ जो है वो बदलेगा आ में। मनीष जी, मनीष सुमन कौन है ये? सर समाज में स में आ की मात्रा कैसे लगेगी? वो इसलिए लगेगी क्योंकि एक प्रत्यय में ये सामर्थ्य है कि जब भी किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो प्रारंभिक में वृद्धि होगी। प्रारंभिक, ये सारा प्रारंभिक में। अगर ई है, ये देखो प्रारंभिक में ये ई है, तो ये ई किस में बदल गया? आई में। ये ऊ है, ये प्रारंभिक में म के अंदर कौन है? ऊ है, तो ऊ किस में बदलेगा? औ में। और आनुपातिक में है, अनुपात में ईक लगने से बनेगा आनुपातिक। वो आगे हम पढ़ाएंगे। अरे ये तो मैं फर्स्ट ग्रेड लेवल का पढ़ा रहा हूं तुमको, इतना डिटेल और इतनी गहराई के साथ। आप तो फर्स्ट ग्रेड भी बन जाओगे।
अरे परंतु इतना क्या, मैं रिस्क थोड़ी लूंगा। मैं चाहता हूं कि हिंदी का प्रश्न कोई भी आप ऐसा नहीं हो कि सर ये तो हमको आता ही नहीं था, और आप तो खुश होकर के आओगे सर आपने जो पढ़ाया वो तो मेरे 10 मिनट में पेपर सोल्व हो गया। जैसे अब्ज और अब्ज आए नहीं आए सेट में, सुक्ति पढ़ाया आया नहीं आया, तो उस समय आपको कैसा लगा जिसने पेपर दिया, आपने दिया था ना, तो आपको उस समय फील हुआ कि नहीं हुआ कि हाँ भाई क्लास में हमने पढ़ा। हाँ क्या हुआ, हाँ बोलो क्या करें। यस बिल्कुल, ओके। हाँ ये देख लीजिए, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये जिसको समझ में नहीं आया देखो, ये आपका ह है, ये इसमें स्वर कौन लग रहा है, थोड़ा मैं गहराई के साथ समझा रहा हूं, दोनों को समझिए आप। देखो स के अंदर अ लगेगा तो बताओ क्या बना, स बन गया ना पूरा, और ह के अंदर री लगाओगे तो ह के अंदर री लगोगे तो क्या बनेगा, री बन गया। ये बात तो समझ में आ गई ना। अब बात ये हो रही है कि प्रत्यय लगने के बाद प्रारंभिक स्वर में वृद्धि होगी, तो प्रारंभिक स्वर कौन है बताओ, री। प्रारंभिक स्वर कौन है, अ, अ ही है ना, तो अ किस में बदलेगा और री किस में बदलेगा, आर में। तो अब आर,
आ की मात्रा ह में लगाओगे तो क्या बनेगा? हा। फिर ये र इधर लिख दो, ठीक है, हार बन गया। और आपको पता है शब्द मैंने वो क्या लिखाया था? रिद लिखाया था। तो बचा कौन? द। और लग कौन रहा है इसमें? इक। तो ई की मात्रा द में लगाओगे तो क्या बनेगा? हार्दिक बनेगा। लेकिन र कभी ऐसे लिखा जाता है क्या? जाएगा आगे तो क्या बन जाएगा? अब आ गया समझ में? आ गया? चलो, जिस प्रकार, समय कितना बचा है ये बताओ आप? हाँ, वाह, छोड़ो फिर तो। अरे हार्दिक शब्द कैसे बना हमें समझ नहीं आया सर, एक बार समझा तो दिया। ये देख लीजिए भैया, ये रिद है, प्रत्यय क्या लगेगा? एक। तो देखो इसको तोड़ो, देख लीजिए आप, ह में स्वर बोलो री। तो ये प्रारंभिक स्वर है, ये प्रारंभिक स्वर कौन सा है? री है, ओके। और द है, वैसा द तो द ही रहने दो। और प्रत्यय क्या लग रहा है? इक। इक प्रत्यय जब भी लगता है तो प्रारंभिक यानी पहले स्वर कौन आ रहा है? री। और री किस में बदलेगा? आर में। ये तो नियम था। अब आ की मात्रा ह में लगेगी तो क्या बनेगा? हा। और ये र आधा है, इसको ऐसे लिख दो, द में ई लगाओगे तो क्या बनेगा? दिक। और ये बन जाएगा हार्दिक। इस तरीके से बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। चुनाव का नतीजा कब आया? अरे भाई, एक न एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो चुनाव की बात जरूर करता है। अरे चुनाव से क्या लेना हमारा? ये अभी देखो, अभी मैं सेव कर रहा हूं। वो है, उनको नहीं पता है, वही तो चक्कर है। ये देखो, ये क्लास आ रही नहीं आ रही है, उनको बुला